चलिए बच्चों, हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? मैं भी बहुत बढ़िया। और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमने बेसिकली आप लोगों के लिए जो कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग था उसका एक एवीसी करवाया था, और एवीसी के हिसाब से मैंने बोला था कि आपके लिए जितने भी एग्जाम पेपर में आए हुए हैं सिलेबस 2022 के अंदर, हम उनको वन बाय वन करके सारे सारे क्वेश्चन को डील करेंगे। चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो, क्योंकि हमारे एग्जाम में इंडेस का दोनों तरीके से बेटेज होता है कि थ्योरेटिकल भी आता है उसके अंदर और प्रैक्टिकल भी आता है। चलिए, पहले एक बार एवीसी एनालिसिस को देख लेते कि हमने किस तरीके से इसको एनालाइज किया था, किस तरीके से हमने उसको देखा था, किस तरीके से समराइज किया था कि कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन डील होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जितने भी इंडेक्स बचेंगे उनके लेकर के बाकी की क्लास उस पर चर्चा करेंगे, बट जो फर्स्ट प्रायोरिटी पर है हमारे पास, वो हमारे पास ये रहने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने आपको उस टाइम पर भी बताया था, फिर वापस से एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके लिए एग्जाम में वो है इंडेक्स 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन। इसके अंदर क्या होता है कि दो तरीके की चीजें होती हैं। मैं इंडेक्स को थोड़ा समराइज करूंगा कि इंडेक्स में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, देन उसके बाद हम इसको आगे इस इंडेक्स के कंटेंट को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि इंडेक्स के अंदर एक IFRS 3 का कंटेंट है, कुछ हमारे एएस का कंटेंट है, क्योंकि हमारी इंडिया की जो इंडस्ट्री है, जो हमारे पास नेचर ऑफ बिजनेसेस हैं, उनके अलग अलग तरीके से होते हैं। तो हमें कुछ चीजों का बेनिफिट प्रोवाइड करवाने के लिए इंडियन अकाउंटिंग बोर्ड ने जो है, यानी कि हमारी जो आईसीआई है, उसने डिसाइड किया कि आईएफआरएस को अडॉप्ट तो करना है, लेकिन साथ के साथ हमें कुछ चीज और ऐड ऑन करनी है जो इंडिया के बिजनेस सिनेरियो में चलती है। तो हमारे इंडेक्स का दो पार्ट हो जाएंगे, एक हमारा बनेगा अपेंडिक्स का पार्ट बनेगा, एक हमारा बनेगा इंडेक्स 103 का। यानी इंडेक्स 103 के दो, एक जनरल कह लो एक अपेंडिक्स कह लो। जो आपका जनरल वाला पार्ट है वो आपका IFRS 3 का पार्ट है, और जो आपका अपेंडिक्स वाला पार्ट है वो आपके इंडियन बिजनेस सिनेरियो, जैसे कि आप देखा होगा मर्ज हो जाती है, डिमर्ज हो जाती है, कॉमन कंट्रोल आ जाता है, तो वो सारे इंडियन कल्चर के थे जो शुरुआत में चलते थे, उनको यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, अलग से एड ऑन किया है। तो मैं बेसिकली इंडेक्स को दो पार्ट पढ़ूंगा। अब देखो क्या है, बाकी फर्दर बाइफरकेशन में बात करना चाहूंगा तो यहाँ कुछ चीजों को थोड़ा मैं ऐसे और भी देखूंगा। जैसे मैंने बोला था कि मैं कह रहा हूं कि भाई इंड एस जो 103 है, इंड एस 103 है, वो बेसिकली आपका दो पार्ट में है। एक तो है क्या, IFRS 3 का कंटेंट है, कुछ आपके जो इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, जो आपके इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, जो एएस का कंटेंट था। क्या कर रहे हैं, सिस्टम कैसे हैंग हो रहा है? जो आपके पास क्या था बेटा, एएस का पार्ट था, जिसको यहां पर अपेंडिक्स बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो अपेंडिक्स बोलेंगे। तो यहां पर दो कंटेंट हो गए हमारे सामने। जो ये वाला कंटेंट है, इससे कोशिश होती है कि जो क्वेश्चन आपका आता है वो आपका भी 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब इसमें कुछ भी हो सकता है ना, कि जो इंडेक्स वाला पार्ट है इसमें से 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और वहीं पर यहां हम कहें तो 7 मार्क्स से लेकर के 14 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आता है। ये आपस में अपोज भी हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये आपका 20 से लेकर के 28 मार्क्स तक कवरेज देता है, ये आपका अकेला इंडेक्स। तो यानी कि आपको 103 पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत ज्यादा ध्यान का मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन को रट जाओ, मतलब आपको उसको एक स्टैंडर्ड बेसिस पे पढ़ना है, और इसकी चीजों को छोड़ना नहीं है, ड्रॉप नहीं करना ना इसको, कि आप सोचो कि चलो इसको भी इग्नोर करके चल सकते हैं, बहुत बड़ा इंडेक्स है तो हम सीधे और बाकी पे ध्यान दें। क्योंकि आपको पता है कि ये यदि इतने मार्क्स का आता है तो इसका मतलब पूरे पेपर का 25% मार्क्स का बीट कवर करता है।
तो इसको छोड़ने की बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है अपन को ना। तो चलिए अब इसी चीज को थोड़ा ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाते हैं चीजों को। तो मैंने क्या बोला था, जब मैं एवीसी एनालिसिस आपके लिए कवर कर रहा था तो वहां पर मैंने आपको ये क्लियर कट बताया था। ये मैंने बोला, खुद ने बोला है कि भैया ये पिछले 3 अटेम्प्ट जो आपके नए सिलेबस के हुए उनका रिकॉर्ड है। आप एक बार मोटा मोटा गौर भी करोगे तो आपको यह दिख रहा होगा कि देखो, यहां पर दिसंबर 2016 का सिलेबस आया था तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। वहीं पर दिसंबर 23 के अंदर जो न्यू सिलेबस का, क्योंकि मैंने इसको इसलिए साथ लिया है क्योंकि यहां पर एएस बहुत कम दिए गए थे, इंडेस दिए गए थे। तो इंडेस की कवरेज की क्योंकि क्वेश्चंस मुझे कवर करवाने हैं तो वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यही सेम दिसंबर 23 के अंदर 2022 का सिलेबस था तो वहां पर आपका 25 मार्क्स का कवर हुआ है। सेम यहां पर आपको देखो 21 का है और ये आपका 21 का है, यानी कि 20 मार्क्स से नीचे कभी इंडेक्स गया ही नहीं। जो बेट आपके स्टडी मेट के अंदर 20 मार्क्स का दे रखा है 103, वो उसको हमेशा क्या किया है, ओवर किया है, कभी भी कम नहीं रहा है उसमें। यानी कि मैंने इसमें अभी भी एमसीक्यू एड ऑन नहीं किए हैं, जबकि 103 से एमसीक्यू आते हैं। तो मैं इसको ना कहूं तो कुछ ऐसा कह दूं 25 मार्क्स एटलीस्ट ये कवर करता है, इंक्लूडिंग आपके एमसीक्यूज। क्लियर कहानी यहाँ तक? तो ये आपके इंपॉर्टेंट की रेंज में जाता है। ठीक है, दूसरा फिर मैंने आपको बताया था कि भैया बिजनेस कंसोलिडेशन, ये आपके लिए 14 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसका एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, थ्योरेटिकल भी आ सकता है नो डाउट साथ में, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि 110 से एक सीधा क्वेश्चन आपको हिट करेगा। तो मैं टोटल कह दूं इसके अलावा, तो देख लो कितना हो गया मार करके, ये तो कहूं तो दोनों मिला के 40 नंबर का बेट रखते हैं। तो दोनों को ये 14 मार्क्स है तो इसमें एमसीक्यू कवर और भी अलग से हो जाएंगे आपके लिए, और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आएंगे। तो टोटल 40 मार्क्स में इसका वेट कवर होता है। ठीक है, तो आज हम इसी की बात करने वाले कि भैया कि हम 103 के अंदर क्या करने वाले हैं। बेसिकली इस टॉपिक का मैं नाम देता हूं ग्रुप अकाउंटिंग। ग्रुप अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या कवर होने वाला है, 5 से 10 मिनट इस पर चर्चा करूंगा। देन उसके बाद फिर मैं सीधा 103 पर आऊंगा। मैं इंडेक्स के बैकग्राउंड पर नहीं आऊंगा, इंडेक्स का बैकग्राउंड क्या है, कहां पर एप्लीकेबिलिटी होती है, कहां पर एप्लीकेबिलिटी नहीं, तो मैं उस वाले टॉपिक पर नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं अभी सीधा 103 को कवर करने वाला हूं, क्योंकि ये हमारे लिए एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर, इसके भी अंदर आपके लिए जो बता दूं, जो ये है, जो आईएफआरएस 3 का पार्ट है, ये बहुत इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो वो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स के अंदर जो 14 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन आता है, उसमें सबसे ज्यादा जो हिट करता है वो करता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इसके ऊपर बहुत सारे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, जितने भी सिनेरियो क्रिएट होंगे बाकी के आपके लिए क्वेश्चन सीट आपको प्रैक्टिस के लिए दे दी जाएगी। क्लियर है यहां तक कहानी? चलिए अब थोड़ा सा हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ग्रुप अकाउंटिंग की हम बात करने जा रहे हैं। तो ग्रुप अकाउंटिंग में है क्या है, ठीक है, चलिए। तो बेसिकली हमने बात की थी कि जो आपका इंडेक्स 103 है वो 25 मार्क्स तक का बेट कवर करता है। 20 मार्क्स तक ये है, ये तो कम से कम है, ये 30 मार्क्स पर भी जाएगा। तो मैं कह दूं दोनों इंडेक्स को मिला दूं 110 और 103 को, तो दोनों के दोनों तकरीबन तकरीबन 40 मार्क्स का कवर करता है, इंक्लूडिंग एमसीक्यू को। ठीक है, तो दोनों को आप अच्छे से कवर करो तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको यहां से पास होने से कोई नहीं रोक सकता। 60 मार्क्स लाना बहुत आसान है सीएफआर के अंदर, मैं नहीं मानता कि मुश्किल काम है, क्योंकि चीज हमने बहुत टाइम से देख रही है, बहुत आसान पेपर आते हैं। चलिए, तो मैं जब ग्रुप अकाउंटिंग की बात कर रहा होता हूं, ग्रुप अकाउंटिंग का मतलब है जहां पर कंपनी या कंपनी का कोई भी इन्वेस्टर जो इन्वेस्टिंग है, जैसे जिसमें चाहे तो आपका एसोसिएट का हो, चाहे आपने उसमें होल्डिंग ले रखी है जो कि इसका आप सब्सिडी बने हुए हो, चाहे आप उसके अंदर जॉइंट वेंचर है आपका, चाहे आपका जॉइंट ऑपरेशन है आपका, यानी किसी भी कंपनी के अंदर कोई भी आपने इंटरेस्ट ले रखा है, तो उस सारी कंपनियों को मैं एक साथ अक्यूमुलेट करके क्या करूंगा, अकाउंटिंग करूंगा। क्या करूंगा बेटा, सारी कंपनियों को मैं क्या करूंगा, अक्यूमुलेट करके क्या करूंगा, सबको मैं एक बनाऊंगा, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा, जिसी को बोलते हैं ग्रुप अकाउंटिंग। ग्रुप अकाउंटिंग का मतलब क्या, मैं वापस समझा रहा हूं आपका। चाहे तो ग्रुप अकाउंटिंग का मतलब, ग्रुप अकाउंटिंग में चाहे आपका सब्सिडियरी हो, चाहे आपकी एसोसिएट हो, चाहे आपका जॉइंट वेंचर हो, चाहे आपका जॉइंट ऑपरेशन हो, चाहे कोई अदर हो, आपका इंटरेस्ट कवर होता है
एज पर द डेफिनेशन ऑफ द इंडेस 103, तो या एज पर द ग्रुप अकाउंटिंग, तो वहां पर इस बात को दिमाग फिट कर लो कि वो आपके लिए क्या होने वाला है बेटा बताओ, वहीं से आपके लिए इसका स्कोप खुलने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहाँ पर लिखा हुआ बाकायदा वेट आपको दिख रहा है, सीए फाइनल का दिख रहा है, सीएमए फाइनल का दिख रहा है। सीएमए फाइनल में वेट ज्यादा होता है, सीएमए फाइनल में वेट ज्यादा होता है, सीए फाइनल के अंदर वेट बहुत कम होता है। कम इसलिए मैं बहुत कम नहीं मतलब थोड़ा सा 10-20% का फर्क पड़ेगा। वो इसीलिए पड़ेगा क्योंकि उनकी जो कवरेज है वो बहुत ज्यादा इंडेज की है, मतलब उसमें इंडेज बहुत ज्यादा है। आपके सिलेबस में पर्टिकुलर मुश्किल से 15 से 20 इंडेज हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है, और उनके में सारे के सारे इंडेज जितने भी अप्लाई होते हैं सारे सारे उन पर हैं। तो देखिए ग्रुप अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या आने वाला है। ग्रुप अकाउंटिंग के अंदर वैसे देखिए 27 है, 28 है, 103 है, 110 है, 111 है, 112 है। हम इनकी बात करेंगे। ठीक है, हम इनकी बात करेंगे जहां जहां पर इनकी चर्चा होगी। जैसे इसका है तो थोड़ा सा टॉपिक जितना काम का होगा, रिकॉर्डिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो हम बात करेंगे, रिकॉग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट रिकॉग्निशन है वो 27 के हिसाब से होगी, तो मैं डेफिनेटली उसको भी चर्चा का विषय बनाऊंगा। बट अभी जो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे सामने यही है। चलिए अब देखिए ग्रुप अकाउंटिंग के अंदर क्या है। चलिए ग्रुप अकाउंटिंग में देखिए, ग्रुप अकाउंटिंग का मतलब क्या है, मैंने नीचे लिखा भी हुआ है। ओवरव्यू ऑफ ग्रुप अकाउंटिंग। ग्रुप अकाउंट क्या कवर होने वाला है। ग्रुप अकाउंटिंग इंक्लूड्स सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, जॉइंट ऑपरेशन एंड एसोसिएट, ये जितने भी हैं। अब मान लो मेरी कंपनी के दो जॉइंट वेंचर हैं, दो ऑपरेशन जो जॉइंट ऑपरेशन है, दो सब्सिडरी है, तो यानी कि ग्रुप अकाउंटिंग का मतलब है मैं ये मानते हुए अकाउंटिंग करूंगा कि सारी की सारी कंपनियां एक ही हैं। यानी कि सबको मैं एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाऊंगा तो सबको एक साथ मर्ज करके बनाऊंगा। अब मर्ज करने का क्या प्रोसीजर होगा, क्या उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, क्या फंडामेंटल्स होंगे, उनकी ही हम इन देश के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो वही चीज हमें यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, ग्रुप अकाउंटिंग मींस लिखा हुआ बाकायदा। ग्रुप अकाउंटिंग का मतलब क्या है, अकाउंटिंग ऑफ एंटायर ग्रुप अज्यूमिंग ए सिंगल एंटिटी। हम ये मान के चलेंगे कि ये जो पूरा ग्रुप है ये ओनली फॉर ए सिंगल एंटिटी है, और उस एंटिटी के हिसाब से ही हम क्या कर रहे हैं इसकी अकाउंटिंग करेंगे, या हम अलग अलग नहीं करेंगे, सबको एक साथ करेंगे। जैसे मैंने इसे एग्जाम्पल भी दिया है आपके लिए ना, जैसे टाटा पीवीटी लिमिटेड है, टाटा की जैसे टाटा टीसीएस है, इसका ये सब्सिडरी है, टाटा मोटर्स है ये भी इसकी सब्सिडरी है, ये बेस्ट वेबसाइट है इसका एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर ये आपको अलग से देखना पड़ेगा। अदर है इसमें 5% होल्डिंग है प्लस अदर राइट्स भी दे रखे हैं ये है। तो हम जब अकाउंटिंग करेंगे तो सिंगल सेट ऑफ अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा बताओ, सिंगल सेट ऑफ अकाउंट बनाएंगे, सिंगल सेट ऑफ अकाउंट बनाएंगे। इसी को बोलते हैं ग्रुप अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं बेटा, ग्रुप अकाउंटिंग। ये पूरा ग्रुप है आपका, देखो सब सब लिखा हुआ है, प्लस 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 है, तो इस सबको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप सॉरी सिंगल सेट ऑफ सॉरी सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है। अब आगे देख क्या है, एप्लीकेबिलिटी क्या है। एक बार टाइटल देख लो, टाइटल क्या है, टाइटल का मैंने यहाँ पर आपके लिए चार्ट बनाया हुआ है, उस टाइटल को देखो और देन उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि कौन सा इंड एस कहां पर अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे बात करते हैं 103 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 103 के अंदर का जो आपका टाइटल है बिजनेस कॉम्बिनेशन है, कंसोलिडेट बैलेंस शीट। इस बात का बेहद याद रखना है आपको, ओनली फॉर और ओनली फॉर यहां पर जो कंसोलिडेट होगी वो बैलेंस शीट होगी आपके। जब भी हम बिजनेस कॉम्बिनेशन इंडेक्स की बात करेंगे, बिजनेस जो कॉम्बिनेशन है अकाउंटिंग का वो होती है, लिखा हुआ देखो, डेट ऑफ कंट्रोल। जिस दिन किसी एंटिटी पर आपने कंट्रोल ले लिया उस दिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे वहां पर याद रखना ओनली फॉर और ओनली फॉर, ओनली फॉर और ओनली फॉर, हैंग कैसे हो रहा है, उस दिन ओनली फॉर और ओनली फॉर जिसको बोलते हैं डेट ऑफ कंट्रोल को कंसोलिडेट होगी, कंसोलिडेट होगी क्या, ओनली बैलेंस शीट। बेटा क्या होगी बताओ, ओनली बैलेंस शीट। मैं कहूं तो बिजनेस कंबाइन जब कर रहे हो तो वहां पर ओनली फॉर बैलेंस शीट को कंबाइन करोगे, पीएल है अदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंबाइन नहीं करोगे। मेरी बात क्लियर है तक कहानी। तो जब भी मैं बात करूंगा किसकी बेटा बताओ, 103 की, तो डेट ऑफ कंट्रोल को अप्लाई होगा। जिस दिन आपने कंट्रोल अप्लाई ले लिया है उस दिन आपका 103 अप्लाई होगा, और वहां पर ओनली फॉर बिजनेस कंबाइन जो होगा वो ओनली फॉर किसका होगा, बैलेंस शीट का होगा। ठीक है, लिखा हुआ एट द डेट ऑफ द कंट्रोल यूजिंग फेयर वैल्यू असेट्स लायबिलिटी, यानी कि आपको क्या करना है, आपको फेयर वैल्यू मेथड यूज करना है बेसिकली असेट्स और लायबिलिटी दोनों के ऊपर।
110 जब कंट्रोल ले लिया, कंट्रोल के बाद जितने भी रिपोर्टिंग पीरियड आने वाले हैं और हर रिपोर्टिंग पीरियड को होगा तो रिपोर्टिंग डेट मतलब जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बंद कर रहे हो, कैलेंडर है तो 31 मार्च और बाकी नहीं तो 31 दिसंबर। क्लियर है यहाँ तक कहानी? ये दोनों सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं यूजिंग लाइन बाय लाइन एडिशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। ठीक है, अब लाइन बाय लाइन ऐड करेंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस जो है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं लेकिन थोड़ा लेंथी है जो 103 है। 110 में क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, कंसेप्ट लिमिटेड है, कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 111 है, ये आपको क्या बताएगा? अकाउंटिंग बताएगा जॉइंट ऑपरेशन की, और ये डिटर्मिनेशन करेगा कि जॉइंट वेंचर है या जॉइंट ऑपरेशन है। तो यानी कि आपको क्या करेगा? डिफरेंशिएट बिटवीन द किसके अंदर, जॉइंट ऑपरेशन और जॉइंट वेंचर, ये 111 बताएगा। सिमिलर पैटर्न पर वहां पर आपकी अकाउंटिंग भी बताएगा कि जॉइंट ऑपरेशन के केस में अकाउंटिंग क्या होगी। 28 की बात करते हैं, किसी बताओ? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट है, तो उसके अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग करोगे तो वहां पर आपको 28 का क्या करना पड़ेगा? कंप्लायंस से करना पड़ेगा यूजिंग इक्विटी मेथड। ठीक है, आइडेंटिफाई असेट्स एंड लायबिलिटी। 27 क्या है? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब जब आप कंसोलिडेट बनाओगे तो आपको सेपरेट भी बनाना पड़ेगा। भाई आपको सारी कंपनी को एक साथ भी बनाने हैं और आपको हर कंपनी का अलग अलग भी बनाना है। ठीक है, तो ये सेपरेट जब आएगा तो 27 ये भी आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कंसोलिडेट और सेपरेट दोनों पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 112 है डिस्कस, जो आपका डिस्क्लोजर है अकाउंटिंग पॉलिसी। ऊपर जितने भी 5 स्टैंडर्ड दिए गए, 5 स्टैंडर्ड के रेस्पेक्ट में क्या क्या डिस्क्लोजर होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो वो वहां पर आपको बताया गया है। पूरा थ्योरेटिकल है, इसमें प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। तो थ्योरेटिकल 111 112 दोनों से भी आते हैं, बहुत बार देखने को मिला है, बट नए सिलेबस में कम देखने को मिले, बट ओल्ड सिलेबस के पैटर्न पर देखने को मिला था। ठीक है, यहां पर मैंने एक छोटा सा चार्ट दिया है कि आप कौन सा स्टैंडर्ड कब अप्लाई करोगे, ये इसके अंदर चार्ट है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूं। जैसे मान लीजिएगा किसी कंपनी के अंदर आपने आज 5% इक्विटी खरीदा, या मान लो आपने 10% खरीदा, 20% आपने कंट्रोल नहीं लिया अभी ना, कंट्रोल नहीं लिया। जब आपने किसी कंपनी के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट लिया है तो उस केस के अंदर आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो आपने इन्वेस्टमेंट लिया है, उस इन्वेस्टमेंट की रिकॉर्डिंग 27 और 28 के हिसाब से होगी। 27 मतलब सेपरेट भी बनाना है आपको, और 28 का मतलब आपको उसको कंसोलिडेट भी बनाने पड़ेंगे, बट 28 के हिसाब से बनेगा। तो इन्वेस्टमेंट की रिकॉर्डिंग हमें से कैसे होगी? 28 के हिसाब से। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा गया है, आप उसको किस तरह ट्रीट करोगे, 27 में लिखा हुआ है। तो यानी कि जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो 27 और 28 अप्लाई होंगे। 27 होगा एट द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और 28 होगा आपका रिपोर्टिंग पीरियड यानी कि 31 मार्च को। जैसे ही आपने इसके अंदर और इक्विटी बढ़ा दिया, कंट्रोल आ गया, तो जिस दिन कंट्रोल आया है उस दिन आपका 103 लग जाएगा, यानी कि कंट्रोल की डेट को आपको 103 लगेगा। सिमिलर पैटर्न पर उस दिन 27 भी लगेगा। मेरी बात क्लियर है? यानी कि जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट किया, कंट्रोल नहीं लिया, तो 27 भी लग रहा था, उस दिन 27 लगा, और रिपोर्टिंग पीरियड को 28 लग रहा था। लेकिन जैसे आप कंट्रोल ले लोगे तो जिस दिन डेट ऑफ कंट्रोल आ गया उस दिन 103 भी लगेगा और वहां 27 भी लगेगा। ध्यान रखना, डेट ऑफ कंट्रोल को दो इंडेस अप्लाई होंगे, 27 की कंप्लायंसेज भी आएगी और 103 की भी कंप्लायंसेज आएगी। और जब हम रिपोर्टिंग पीरियड की बात करेंगे तो वहां पर फिर वापस से आपके लिए 110 भी लगेगा और साथ में 27 भी लगेगा, क्योंकि जहां जहां आप पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे वहां वहां पर 27 तो आएगा। 27 इसलिए आएगा क्योंकि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा होता है। मेरी बात क्लियर है? तो जब आपने इन्वेस्टमेंट किया, कंट्रोल आ गया, तो 103 भी लगा और 27 भी लगा। और वहीं जब रिपोर्टिंग डेट की बात करोगे तो रिपोर्टिंग डेट को आपको 110 लगेगा और साथ में आपका 27 भी लगेगा। मेरी बात क्लियर है कहानी यहाँ तक? तो ये इंडेक्स कहां कहां लेंगे, कहां कहां लेंगे, इसकी बात अलग है। 111 का पता ही है, फिर डिटरमाइन करेगा कि भाई जॉइंट वेंचर है, जॉइंट ऑपरेशन है। ये आइडेंटिफाई गया हो गया कि जॉइंट ऑपरेशन है तो उसकी अकाउंटिंग भी कराएगा, और जॉइंट वेंचर है तो उसकी अकाउंटिंग जा करके आप 28 में जाओगे। क्लियर है? तो ये इंडेक्स की एप्लीकेबिलिटी है। बेसिकली आपको इतना डेप्थ जाना नहीं होता, लेकिन आपको 103 और 110 ज्यादातर पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे इंडेक्स के टाइटल की। भैया हम आते सीधे मुद्दे पर, टाइटल पर, कि हमारे पास इंडेक्स है क्या और क्या कहने की कोशिश क्या कर रहा है हमसे। ठीक है, पूरा सेशन जो है रिवीजन बेसिस पर है, और जितने भी हम क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे आप प्रॉपर तरीके। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, मैं फाइल दिखा देता हूं मैं एक बार के लिए आपके लिए। ये देखिए, एक सेकंड नहीं बच्चा, एक सेकंड। अच्छा, ये
फाइल बनी हुई है, 1 सेकंड रुकिए आप। ये देखो आपके कितने हैं, दिसंबर 23, 24, ये ये तो क्योंकि 3 नए सिलेबस से एग्जाम हुए हैं, एक आपके ओल्ड सिलेबस से हुआ था दिसंबर 23 में, लेकिन उसमें नए सिलेबस का कंटेंट था, इंडेक्स थे उसके अंदर ना। तो बेसिकली हम 4 अटेम्प्ट के पेपर करने वाले हैं आपके सामने, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज। ठीक है, इंक्लूडिंग क्या बेटा, एमसीक्यू। जितने भी पेपर है सारे के सारे आपके सामने सॉल्व करने वाले हैं कि क्या क्या है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा हम किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बट अभी आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट पर कीजिएगा, फिर उसके बाद हम पर आगे हम चलते रहेंगे। चलिए, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर क्या है, मैं सिंपल सी बात नहीं, मैं सिंपल सिंपल सी बात बोलूंगा। ठीक है, मैं थ्योरेटिकल की बात नहीं करूंगा। आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो आप एक्वायर कर रहे हो वो इन्वेस्टमेंट है या फिर बिजनेस है। मेरी बात समझो, एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट होता है तो वहां पर 103 नहीं लगेगा। आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट खरीदे जा रहे हो तो ठीक है, आप 27 लग गया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब कुछ एक्वायर कर रहे हो सामने वाले का, तो जब एक्वायर कर रहे हो तो उस केस के अंदर क्योंकि 103 पढ़ रहे हो, तो 103 में आता है कंट्रोल का कंसेप्ट। भैया आप कंट्रोल लोगे तब जाके 103 लगेगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अब आप हम कहाँ पढ़ रहे हैं, जो भी मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ वो सारी की सारी में अब कंट्रोल की बात कर रहा हूँ कि अब आपने कंट्रोल ले लिया है। ठीक है, जब मैं कंट्रोल की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब कंट्रोल से है क्या है, हम समझेंगे क्या किससे की कंट्रोल आ रहा है। तो मैंने यहां पर दो चीजें समझाने की आपको कोशिश की है। टाइटल क्या बेटा, बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन के दो चीजें हैं, क्या क्या चीजें बताओ। एक है बिजनेस, दूसरा कंबाइंड या कॉम्बिनेशन। दो चीजें हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं इसकी बिजनेस की। स्टैंडर्ड बोलता है यदि आप एक्वायर कर रहे हो और वो एक्वायर बिजनेस कर रहे हो, असेट्स एंड लायबिलिटी नहीं कर रहे हो। इंडेस बोलता है कि जब आप किसी बिजनेस को एक्वायर कर रहे हो, क्या होना चाहिए एक्वायर बेटा, बिजनेस एक्वायर होना चाहिए। ठीक है, जब आप बिजनेस को एक्वायर कर रहे हो तो उस केस के अंदर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, कंबाइंड करना पड़ेगा। किस दिन करेंगे, कितना करेंगे, कैसे करेंगे वो अलग पॉइंट है। बट इतना समझो, फर्स्ट हमारा ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हम एक्वायर कर रहे हैं वो बिजनेस कर रहे हैं या कुछ और चीज कर रहे हैं। हम कभी कभी क्या करते हैं, जैसे मान लीजिएगा जैसे मान लो कि एक मैं मान ले कि मैं फर्नीचर का काम करता हूं, और मैं फर्नीचर का काम करता हूं, बगल में एक फैक्ट्री और है वो भी फर्नीचर का काम करती है। अब उसने क्या किया है कि जो मान लो मेरा नाम ए है, मैं छोटा सा डायग्राम के साथ चलूंगा। एक ए फर्नीचर है और दूसरे बी फर्नीचर है। ठीक है, बी फर्नीचर क्या कर रहा है, अपने ये जयपुर में है, ये अपने बिजनेस यहां से जो उठा करके ये नोएडा में लेकर के जाना चाहता है। तो इसने क्या किया, इस बिजनेस को ये यहां इसने स्टार्ट कर दिया, पूरा पूरा स्टार्ट कर दिया। अब क्या कर रहा है, ये अपनी यूनिट को उठा करके यहां लेके जाना चाहता है। तो अब हुआ क्या कि ये सारी असेट्स और लायबिलिटी लेके नहीं जा रहा, कुछ असेट्स को लेके चला गया और बाकी इसने छोड़ दी। बाकी इसने क्या कर लिया, एक्वायर कर ली। बाकी इसने बताओ क्या कर ली, जितनी भी मान लो वो एक भी असेट्स लेकर के यहां नहीं गया, इसने अपना ओनली बिजनेस यहां शिफ्ट कर दिया, और जितनी भी यहां पर असेट्स लगी हुई थी फैक्ट्री सारा उसने उसको दे दिया कि भैया तुम ये ले लो। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने क्या कहा, जो बी है फर्नीचर वाला, उस बी ने पूरा अपना एम्पायर कहां डाल दिया, नोएडा के अंदर। लेकिन जो वहां असेट्स और लायबिलिटी थी वो सारी वो लेके नहीं जाना चाहता, बोले नहीं मैं वहां सारा नया लगाऊंगा। और वो सारा का सारा जो फर्नीचर का था, इक्विपमेंट थे, मशीनरी थी, प्लांट था, वो सारा बोलते हैं ठीक है मैं बेचना चाहता हूँ। अब वो क्या, मैं ये था, मैं बगल में खड़ा था, मैंने बोला कि बेच के जा रहा है तो सस्ते में भी दे देगा। दूसरी बात, मेरी कैपेसिटी मुझे बढ़ानी है तो मैं उस फैक्ट्री को भी यूज कर सकता हूं। इसने क्या किया, ए ने बी को, इस वाली फैक्ट्री को एक्वायर कर लिया, यानी पूरे बिजनेस पूरे पूरे को, जितनी असेट्स थी सारी इसकी असेट्स ले ली, लायबिलिटी ले ली, सारी सारी से एक्वायर कर ली। अब सवाल ये आता है, क्या ये बिजनेस कॉम्बिनेशन है, क्या है हमने जो एक्वायर किया, जो ए लिमिटेड है जो बी लिमिटेड को एक्वायर किया है, क्या ये बिजनेस एक्वायर है, यहां सवाल आता है। फटाफट से मुझे बताइएगा, क्या ये बिजनेस एक्वायर है। बिजनेस एक्वायर है तो इसका मतलब यहां पर 103 की एप्लीकेबिलिटी होगी। बोलो बेटा, यदि ये क्या है, बिजनेस एक्वायर है तो यहां पर 103 की एप्लीकेबिलिटी होगी। मुझे बताओ, फटाफट से बताओ, बोलो, बोलो ना।
इन दैट केस ये बिजनेस एक्वायर है ही नहीं है। यहां पर इसने असेट्स और लायबिलिटी को एक्वायर किया है। बिजनेस एक्वायर तब होता है जब ये इसकी पूरा नाम सहित लेता, नाम लेता, गुडविल लेता, सब कुछ ले रहा होता। अब क्या करेंगे, यहां जब वैल्यूएशन की बात आएगी तो यहां असेट्स और लायबिलिटी की होगी। अब यहां ये नहीं कह सकता कि भैया मेरे बिजनेस की जो वैल्यू है लगाई जो 100 रुपए है, लेकिन मैं 120 लूंगा क्योंकि मैंने भी तो मेहनत की है। मेरी बात को समझो। वो क्या बोलेगा, भाई ये असेट्स हैं, ये पकड़ पैसा खत्म कर। वो एक्स्ट्रा देगा नहीं, वो कम लेगा नहीं। कम प्रिवी ले सकता है, कम प्रिवी ले सकता है क्योंकि उसको बिजनेस यहां से बंद करना है, वो दूसरी जगह जाना है उसको। क्या उसने अपना बिजनेस बेचा? क्या आपने बिजनेस खरीदा? आंसर है नहीं। आपने क्या खरीदा? क्योंकि बिजनेस तो उसने यहां लेके चला गया ना, अपना नाम गुडविल सब कुछ वो यहां लेके चला गया, अपना मैनेजमेंट। तो बताओ क्या हुआ, क्या बिजनेस खरीदा या उसने असेट्स और लायबिलिटी खरीदी? इन दैट केस ओनली फॉर ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड की ओनली क्या खरीदी बेटा, असेट्स और लायबिलिटी एक्वायर की है। यानी कि ये कहने का मतलब ये है, जब बी को बिजनेस तब माना जाएगा जब ये अपना मैनेजमेंट भी दे देता, उसको टेक्नोलॉजी भी दे देता, अपना नाम भी दे देता। अब वो नाम का कुछ भी करे लिमिटेड, फर्क नहीं पड़ता इस बात का। यानी कि उसके साथ साथ मैनेजमेंट का जाना भी जरूरी है, उसके साथ एम्प्लॉय का जाना भी जरूरी है, उसके साथ उसी गुडविल का जाना भी जरूरी है, उसके साथ उसको प्रोसेस की भी जाना जरूरी है, जितने भी उसने सॉफ्टवेयर ले रखे सारे सॉफ्टवेयर जाना जरूरी है, उसका नाम भी जाना जरूरी है। क्या कुछ समझ में आ रहा है? तो यानी कि मैं इन दोनों केस को इजीली वाइफरकेट कर पा रहा हूं, आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं कि बिजनेस खरीदने में और असेट्स और लायबिलिटी को खरीदने में डिफरेंस है। बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट भी आता है, प्रोसेस भी आता है, टेक्नोलॉजी भी आती है, नाम भी आता है। लेकिन जब बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं सब, जब असेट्स लायबिलिटी एक्वायर कर रहे होते हैं, तो उस केस के अंदर ओनली फॉर और ओनली फॉर वो असेट्स और लायबिलिटी आ रही होती है। अब बोलोगे सर हम लायबिलिटी क्यों लेंगे? वो होता है कि बोला ठीक है भैया पैसा लो तुम ले जाओ, लायबिलिटी तुम्हें तुम्हारी जेब से थोड़ी ना देनी, तो असेट्स की जो वैल्यूएशन लगाई है उसी में से डिडक्ट करके तो दोगे। तो बोला कि मैं वहां चला जाऊंगा, लोग यहाँ पर आ रहे होंगे यार, तो वो वहां मुझे ढूंढता फिरेगा, इससे बढ़िया कि तेरे से पैसा ले लेगा। ऐसा हो सकता है ना भाई? अब मान के मैं उससे पैसा लेता हूँ बी लिमिटेड से, क्या मैं बी लिमिटेड से पैसा लेने के लिए नोएडा जाऊंगा? बोलो सर आज तो ऑनलाइन हो जाता है। अरे मान लो एक दो बार कॉल नहीं उठाया, परेशान हो रहा है बंदा, तो नोएडा जाना पड़ेगा उसको। बोलो वो फैक्ट्री को ढूंढेगा कहाँ उसकी? तो इससे बेटर ये है कि सारी चीज यही खत्म कर दूं कि जो बंदा पैसा लेने आएगा वो सीधे से लेगा, खत्म कर देगा। तो लाइबिलिटी भी आना स्वाभाविक है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसा कोई नहीं कहना कि सर लाइबिलिटी आएगी तो मान लेंगे बिजनेस आ रहा है, नहीं। इस केस के अंदर आपको समझना पड़ेगा कि बिजनेस है या फिर बिजनेस नहीं खरीद रहे हैं। तो इस केस के अंदर हमने देखा है, ऐसे एग्जाम्पल के अंदर हमने यहाँ पर ओनली फॉर बी लिमिटेड की ए लिमिटेड ने ओनली फॉर क्या एक्वायर किया बेटा, असेट्स और लायबिलिटी एक्वायर किया। तो इस केस के अंदर बिजनेस कंबाइंड नहीं होगा। क्या होगा, असेट्स जो लिए उसने उसकी जो वर्थ है ए लिमिटेड की, वो वर्थ ऐड हो जाएगी। पहले फर्नीचर 1.5 लाख का पड़ा था, 50 का हो जाता 2 लाख हो जाएगा। भाई असेट से लायबिलिटी तो ऐड करेगा ना वो, लेकिन वहां पर बिजनेस कॉम्बिनेशन का कोई भी फंडामेंटल यूज नहीं होगा। मेरी बात क्लियर है? तो वहां पर 103 की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। यदि ये बिजनेस एक्वायर होता, बोला भैया ठीक है मैं बिजनेस ही बेच के जा रहा हूँ, बंद कर मैं दुबई जा रहा हूँ, पूरा पकड़ो। बोला कितनी वैल्यू है? बोला 100 करोड़ वैल्यू है इसकी भैया, 80 दे दो, 120 दे दो। इस केस के अंदर उस बंदे ने सब कुछ दे दिया कि भैया जो कुछ है बिजनेस में जो चल रहा है वो सारा तुम संभालो, नाम में ले लो, मुझे दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं बिजनेस एक्वायर। क्या बोलते हैं? एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। और जब एक्विजिशन ऑफ बिजनेस है तो इसका मतलब वहां पर आपका बिजनेस की जो बैलेंस शीट है, बिजनेस कंबाइंड हो रहे हैं, दोनों बिजनेस कंबाइंड हो रहे हैं, तो उस केस के अंदर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कंबाइंड बनाने पड़ेंगे। बोलो बोलो बोलो, यहां तक कोई दिक्कत मेरे बच्चे? यहां तक कोई दिक्कत? फटाफट पूछ लो। अब कोई सवाल नहीं रहना चाहिए कि क्या क्या बात है, ठीक है? क्योंकि मैं ज्यादा लिटरेचर में जाऊंगा नहीं, इसलिए जितना है मैं उतना आपको कवर करवा देता हूं, क्योंकि कंसेप्ट की क्लियरिटी जरूरी है। हम टॉपिक को करें उससे पहले कंसेप्ट भी क्लियर होना बहुत जरूरी है कि भैया हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो यही बात यहां पर हमने समझा रखी है कि इनपुट का होना जरूरी है। देखो ये समझा रखा ना, ये सारी चीजें। ये हैंग इसलिए हो रहा कि फाइल बड़ी हो गई है इसमें ना, ये हैंग हो रहा थोड़ा सा। चलिए, तो फैक्टर्स ऑफ बिजनेस क्या है? इनपुट मतलब असेट्स लायबिलिटी आ रही है आपके सामने, और प्रोसेस मतलब उसका मैनेजमेंट भी आ रहा है, उसका अप्लाई कैसे करना है। आउटपुट दोनों का मिक्सर आ रहा है, सॉरी,
इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है, तो सिस्टम है, और आउटपुट मतलब रिजल्ट, इनपुट, प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट आने वाला उसका वो सारा सारा आपके जेब में आने वाला, मतलब आपका इनपुट असेट लायबिलिटी, आउटपुट प्रॉफिट जो आप जनरेट करने वाले हो उससे जो मिला करके, और प्रोसेस इनपुट को आप क्या करोगे, कंबाइन करोगे, सिस्टम में डालोगे, प्रोसेस करोगे, मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट, सिंपली भाषा में ये मैनेजमेंट है आपका, ये असेट्स लायबिलिटी आपकी, और इन दोनों को जो ये मिलाकर जो चीज निकल कर आएगी वो आएगी आउटपुट। आउटपुट मतलब कहें तो आपके लिए प्रॉफिट, प्रॉफिट जो भी आप निकाल के लाओगे, मतलब आपने एक चीज मान लो, एक चीज लेकर आप इनपुट डाल दिया, उसको प्रोसेस कर दिया, जो निकल करके आएगा वो भी तुम्हारा है। ठीक है, ये तीनों चीज जब तुमने ले ली उसको बोलते हैं बिजनेस। क्या बोलते हैं बेटा बताओ, बिजनेस। मैंने यही तो बोला था आपसे कि मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट का मतलब है सिस्टम, भाई आप उसको यूज कैसे करोगे, टेक्नोलॉजी है आपके, सॉफ्टवेयर हैं आपके पास, ठीक है ना, लेबर कहाँ है आपकी, वो सारी सारी चीज आपकी किस में आएगी बेटा, पूरी की पूरी चीज आएगी किसके अंदर, प्रोसेस के अंदर। और जो से आउटकम देने वाले हो वो आउटकम आएगा आपके आउटपुट के अंदर। क्लियर है? तो प्रोसेस, सॉरी, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट तीनों का जब कंबाइन होगा तब जाकर के आपका क्या बनेगा बेटा, बिजनेस एक्विजिशन के कंसेप्ट अप्लाई होंगे। ओए थोड़ा परेशान करेगी आज। चलिए, कॉम्बिनेशन कब होगा, तो डिटर्मिनेशन ऑफ डेट ऑफ कंट्रोल कब होगा, आपको पहले कंट्रोल की डेट देखनी है, कंट्रोल डेट कब होगी। बेसिकली मैंने दो चीज दी है आपके लिए, फर्स्ट क्या है, डेट ऑफ कंट्रोल, यानी कि जितना आपने बिजनेस एक्वायर किया है, दूसरा एग्रीमेंट, इसका एक्वायर का मतलब होता है कंसिडरेशन, जिस तरह आपने क्या पे किया बेटा, कंसिडरेशन पे किया है, ठीक है ना, जिस तरह आपने पेमेंट दे दिया, कंसिडरेशन, ये उस दिन का आपके पास एक्विजिशन मान लिया जाता है, या फिर डेट ऑफ एग्रीमेंट। पहले क्या देखना, आप डेट ऑफ कंट्रोल मतलब कंसिडरेशन कितना दिया है, दूसरा डेट ऑफ एग्रीमेंट, क्लियर है भाई, इससे मानेंगे तो तब से मानेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, वो कंबाइंड कौन करेगा बताओ, डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्वायरर, एक्वायरर करेगा। अब एक्वायरर है कौन है, जो दे रहा है। सर कैसी बातें कर रहे हो, ए है बी, ए ने पैसा दिया है बी को, तो उस केस के अंदर आपका जो बेसिकली होता है, जो कंसिडरेशन पेड कर रहा है, वही आपका बेसिकली एक्वायरर माना जाता है। बट ये सच भी नहीं है ना, हम बेसिकली ऐसा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिवर्स एक्विजिशन देखा होगा, रिवर्स एक्विजिशन केस में उल्टा हो जाएगा, पेमेंट ये दे रहा है, एक्वायरर वो बन गया है, तो उस केस के अंदर रिवर्स हो जाएगा। तो लेकिन हमें इस बात को थोड़ा सही से समझना है, बेसिकली 99% केस के अंदर जो पैसा दे रहा है, जो पैसा दे रहा है वही एक्वायरर होगा। अब मैं इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बात कहूं कि नहीं, जो हमें फंडामेंटल चाहिए, लॉजिक चाहिए, वो चाहिए, आप जब एक्वायर कर रहे हो तब देखो, और पोस्ट एक्विजिशन आपने एक्वायर कर लिया, तो पोस्ट एक्विजिशन का जो प्रोपोर्शन बनने वाला है, जैसे मान लो एक ए लिमिटेड है, ए बी लिमिटेड है, इसके 1000 शेयर थे, और इसके मान लो इसके भी 1000 शेयर थे। अब इसने इसको एक्वायर कर लिया, अब क्या हुआ, एक्वायर करने के बाद इस बंदे के पास जो शेयर थे वो हो गए 1600। कितने हो गए बेटा, 1600। और इसके पास ओनली फोर और ओनली फोर, यानी कि मैं कहूं तो 60% होल्डिंग इसके पास आ गई, और 40% होल्डिंग अभी भी इसके पास रह गई, जिसे हम एनसीआई बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, एनसीआई बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके जो सिचुएशन बन रही है ना, तो मुझे बताओ, पोस्ट एक्विजिशन के बाद परसेंटेज ऑफ होल्डिंग किसके पास ज्यादा है, पोस्ट एक्विजिशन परसेंटेज होल्डिंग किसके पास ज्यादा है, सर ए के पास, तो ये एक्वायरर कहलाएगा। यानी कि कहूं तो पोस्ट कॉम्बिनेशन और परसेंटेज इन इक्विटी जिसके पास भी ज्यादा है, वही क्या बन जाएगा आपका, क्या बेटा, आपका एक्वायरर बन जाएगा। और एक्वायरर की जिम्मेदारी बनती है कि तुम कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, किसकी बेटा, एक्वायरर की। इस केस में ए है तो बी कुछ भी नहीं करेगा, बी तो अपनी जो बैलेंस शीट बनाता हुआ है वो वैसे ही बनाएगा, लेकिन यहां पर एक की जिम्मेदारी बढ़ गई कि उसको 103 के हिसाब से बनाना है और 27 के हिसाब से भी बनाना है, ये अपनी ओनली फॉर 27 के हिसाब से ही बनाता रहेगा। ठीक है, चलिए, तो यही लिखा हुआ देखो, एक्वायरर मींस एंटिटी दैट कंट्रोल आफ्टर कॉम्बिनेशन, यानी परसेंटेज ऑफ वोटिंग, यानी कि जो पोस्ट कॉम्बिनेशन है, जो पोस्ट कॉम्बिनेशन परसेंटेज वोटिंग है, वो जिसके पास भी ज्यादा है वही कहलाएगा। एक्वायरर आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ कंसिडरेशन, आप मोड ऑफ कंसिडरेशन के आधार पर देखोगे, यदि आपने कैश में पे किया है तो जो पार्टी पे कर रही है वही क्या बनेगी बेटा बताओ, वही क्या बनेगी आपके लिए,
एक्वायरर बनेगी, क्योंकि जब कैश पे कर रहे हो ना तो वहां पर परसेंटेज मैटर नहीं करता अब, क्योंकि आपने पेमेंट दिया, मैटर खत्म कर दिया। तो अब मैं दिख रहा हूं, लेकिन आपने परसेंटेज पैसा नहीं दिया, आपने आपने इक्विटी दी है बदले में। क्या दिया बेटा बताओ? आपने इक्विटी इशू करे हैं सामने वाली पार्टी को। जब आपने सामने वाली एंटिटी को आपने इक्विटी इशू किए हैं, इसका मतलब अब जो कंट्रोलिंग पावर है, जो कंट्रोल की डेफिनेशन है, वो अब आपकी ओनरशिप से मेंटेन होगी। ठीक है, कंट्रोल का डेफिनेशन पढ़ाया नहीं बेसिकली, इस इंडेक्स का पार्ट है, क्योंकि मैं यहां से थोड़ा फास्ट ट्रैक पे चल रहा हूं, इसलिए कंट्रोल मतलब आपके पास ज्यादा राइट दे रखे हैं, तो उस केस के अंदर इक्विटी के केस में जिसके पास इक्विटी ज्यादा है वही इसका क्या बनेगा, एक्वायरर बनेगा। अदरवाइज जो कैश में आप पेमेंट कर रहे हो तो वहां पर आपका इक्विटी से पावर नहीं हो सकती है, क्योंकि सारे शेयर ले लिया, पैसा दे दिया, तो उसके पास इक्विटी एक भी नहीं जाने वाला। जब उसके पास इक्विटी यही नहीं है, सारी इक्विटी तुम्हारे पास ही है, तो इसका मतलब 100% कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, इसका मतलब आप ही एक्वायरर हो। लेकिन जब इक्विटी का एक्सचेंज होगा तो उस केस में देखना पड़ेगा कि सामने वाली जो एंटिटी है जिसको आपने एक्वायर किया है, जिसके लिए आप पेमेंट कर रहे हो, इशू कर रहे हो, तो वहां उस केस के अंदर एक्वायरी कौन है और एक्वायरर कौन है, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैं इशू कर रहा हूं, लेकिन कभी कभार उसके पास ज्यादा शेयर हो सकते हैं, क्योंकि जो शेयर का जो इशुएंस होता है ना, वो आपके हमेशा मार्केट वैल्यू के आधार पर होता है, कि जितनी मार्केट वैल्यू आपके शेयर की है और उसकी कंपैरिजन करके उस हिसाब से क्या बनेगा, एक स्वैप रेशो क्रिएट होता है, यानी एक्सचेंज रेशो क्रिएट होता है, और उस एक्सचेंज रेशो के अंदर ही शेयर दिए जा सकते हैं। मान लो उसकी फेयर वैल्यू 100 है, तुम्हारे 10 है, तो मुझे बताओ उस बंदे को एक शेयर के बदले में आपको अपने 10 शेयर देने पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली पेमेंट तुम कर रहे हो, एक्वायर तुम कर रहे हो, लेकिन नंबर ऑफ शेयर उसके पास ज्यादा हो जाएंगे ड्यू टू एक्सचेंज रेशो। तो उस केस के अंदर आपका एक्वायर वो बनेगा, तो उस केस के अंदर फिर कंबाइन वो भी करेगा। मेरी बात क्लियर है? यदि कैश में पेमेंट कर रहे हो किसी एंटिटी को आप लोग एज ए कंसिडरेशन, तो उस केस के अंदर 100% कंट्रोल जो रहेगा वो एक्वायर जो कैश पेड कर रहा है उसके हाथ में रहेगा। इक्विटी एक्सचेंज के केस में देखना पड़ेगा आपको कि पोस्ट कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ इक्विटी किसके पास ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा है वही उसका क्या बनेगा, एक्वायर बनेगा। ये बात मैंने यहां पर लिखा है कि देखो, परसेंटेज होल्डिंग और कंट्रोल आफ्टर कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं पोस्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, पोस्ट कॉम्बिनेशन जिसके पास ज्यादा रहेगा वही क्या बनेगा आपके पास, बताओ बेटा, आपके पास एक्वायरर बन जाएगा। अब चलिए यहां देखिए, मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट क्या करना बेटा बताओ? आपको डेट ऑफ कंट्रोल को, जब अब ध्यान रखिए, जितनी भी बातें करने वाला हूं मैं अब एक्वायरर के हिसाब से करने वाला हूं, क्योंकि इंडेक्स ओनली फॉर अप्लाई होता है एक्वायरर पर। किस पर होता है बेटा? एक्वायरर पर। तो जो भी चर्चा मैं करने वाला हूं, दिमाग फ्रेमिंग कर लो कि अब मैं जो भी चर्चा पढ़ने वाला हूं, जो भी कंसेप्ट पढ़ने वाला हूं, जो भी स्टेप पढ़ने वाला हूं, जो भी प्रोविजन पढ़ने वाला हूं, वो सारे सारे रिलेट करेगा एक्वायरर से। मैं अब जो बात करने वाला हूं एक्वायरर से। अब आ जाओ, मेजरमेंट कैसे करेगा, कैसे करेंगे हम लोग? एक्वायरर मेजर्ड ऑफ बिजनेस ऑफ एक्वायर एट फेयर वैल्यू एट डेट ऑफ कंट्रोल एज पर इंडेक्स 103। मुझे बताओ, आप जो असेट्स लायबिलिटी जो वैल्यूएशन करोगे वो किस पर करोगे बताओ? फेयर वैल्यू पर। किस पर करोगे? फेयर वैल्यू पर। कौन करेगा, ए या बी? सर कैसी बातें कर रहे हो, अभी तो आपने बोला था एक्वायर की बात कर रहा हूं। हाँ, एक्वायरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो अपनी बुक्स में कितना दिखाता मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं जो कंबाइन करने वाला हूं, कंबाइन कौन कर रहा है? एक्वायरर। तो जब एक्वायरर कंबाइन कर रहा है तो उस केस के अंदर सामने वाले एंटिटी को जब वो ऐड ऑन करेगा, जब बैलेंस शीट को मर्ज करेगा, कंबाइन करेगा, तो उसकी जो असेट्स लायबिलिटी है उसको एट फेयर वैल्यू पर लेके चलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? एट फेयर वैल्यू पर लेकर के चलेगा। क्लियर है कहानी? आता किसी को डाउट है दिमाग के अंदर हो तो मुझे बता दो आराम से। मैंने क्या कहा कि मैं असेट्स और लायबिलिटी को मेजर्ड करूंगा एट फेयर वैल्यू। कौन करेगा, कौन कह रहा है बात? ये एक्वायरर कह रहा है। एक्वायरी से मतलब नहीं है, एक्वायरी से मतलब नहीं है। तो जब भी मैं यहां पर एक्वायर करूंगा तो उसका जो मेजरमेंट होगा वो फेयर वैल्यू पर होगा, बुक वैल्यू पर नहीं होगा। पहली बात ये एक्वायर के हिसाब से बात है। सेकंड देखिए, मेजरमेंट हो गया अपने पास। आइए अब मेजरमेंट के लिए आपको थोड़ी चीजें क्या करनी पड़ेंगी, यहां पर आकर कुछ चीजें आपको मेजरमेंट एनसीआई की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो एनसीआई यानी कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता क्या, पहले हमें समझ लेते हैं। यानी कि वो वाला इक्विटी का पार्ट जो हमारे पास आउटसाइडर पर है। सर आउटसाइडर का मतलब, एक बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड के इक्विटी शेयर थे, तो बी लिमिटेड के इक्विटी शेयर के अंदर बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, बोलो है ना। अब मैंने क्या किया, उसके 60% शेयर मैंने ले लिए, तो इसका मतलब 60% लोगों ने शेयर बेच दिए होंगे, तो उस पर ऑनरशिप मेरी आ गई, बोलो ना, हाँ है ना, उस पर ऑनरशिप मेरी आ गई। यानी कि बी लिमिटेड की कंपनी के अंदर जो टोटल 100% शेयर थे, 100% में से मैंने 60% खरीद लिए, तो इसका मतलब 60% लोगों को मैंने पेमेंट कर दिया होगा, बोलो है ना। तो 60% मेरे पास है। अब 40% भी तो है। सर 40% तो बी लिमिटेड के पास नहीं होगा, बी लिमिटेड के अंदर इक्विटी शेयर होल्डर्स के होंगे।
तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उसमें, चाहे वो बी के पास जो कंट्रोलिंग पावर थी पहले, जैसे मान लो कि बी का कोई मुखिया था, तो मुखिया के पास 70% थे, तो मुखिया ने बोला मैं मेरा ये बेच रहा हूँ, बाकी किसी और का नहीं बेच रहा, तो अपने 70 में से उसने 60 मुझे दे दी, 10 अभी भी रखे हुए हैं, तो 10 तो होल्डिंग उसकी है, बाकी होल्डिंग अभी भी 30 की और लोगों की भी तो है। तो यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि जो बी लिमिटेड के शेयर हैं उसमें मेरे अलावा जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको बोलते हैं एनसीआई। बोलो ना, है तो मालिक, वो है तो मालिक, मैं ये नहीं कह रहा वो इक्विटी नहीं है, वो है तो मालिक, लेकिन वो आउटसाइडर हैं, उस पर मेरा मेरा हक नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना, बोलो, समझ में आ रही नहीं आ रही है? मैं क्या कह रहा हूं, बी लिमिटेड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट जिन जिन लोगों ने कर रखा है उसमें मेरे अलावा जिसका भी इन्वेस्टमेंट है वो सारे एनसीआई की डेफिनेशन है, नॉन कंट्रोल, जिनका कंट्रोल नहीं है बी लिमिटेड पर, तो कंट्रोल तो उसका होगा जिसके सबसे ज्यादा शेयर है। मैंने सबसे ज्यादा शेयर ले रखे हैं उस कंपनी के अंदर, तो कंट्रोल मेरा है। कंट्रोल किसका है? मेरा है। तो इसका मतलब मैं कंट्रोलिंग पार्टी हुआ, और जिसका कंट्रोल नहीं है वो हमारे लिए एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग का हिस्सा बनेंगे। मेरी बात क्लियर है? यहां तक कहानी समझ में आ रहा है? चलिए अब इस चीज थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। तो एनसीआई का मतलब समझ में आ गया, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर अदर देन या आउटसाइड इक्विटी शेयर होल्डर। यहां मैंने क्या लिखा देखो, होल्डिंग इन एक्वायरी अदर देन एक्वायरर, एक्वायरर के अलावा, एक्वायरर कौन हो? जो कंट्रोल में बैठा है, ठीक है, उसके अलावा जितने भी शेयर हैं, सच होल्डर्स आर कॉल्ड एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर कहलाएंगे। यानी कि जो एक्वायरर है उसके अलावा जिसने भी उसने इन्वेस्ट कर रखा है वो सारे के सारे एनसीआई के अंदर जाएंगे। तो ये बात आप लोग ध्यान में रख के चलनी है। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल भी दिया है, ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के अंदर खरीद लिया 60% हिस्सा, एक्वायर कर लिया। अब मुझे बताओ, इसके पास 60% है ए लिमिटेड पास, तो 40% अभी भी या तो बी लिमिटेड के पास है, या बी लिमिटेड के अंदर किसी होल्डर्स की हो सकती है, हो सकता है बी लिमिटेड की ही हो सकता है बी लिमिटेड के अंदर बी लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर थे। तो जो भी हैं, यानी मैं कह दूं यहां पर जो एक बी लिमिटेड के अंदर जो भी इक्विटी शेयर होल्डर का रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है वो सारे एनसीए। तो होल्ड बाय ए लिमिटेड बोलो कितना? 40%, इसको बोलेंगे एक्वायरर। और होल्ड बाय अदर देन ए लिमिटेड 40%, इन सबको इन टोटल, क्या रखना है? इन ए टोटल, ठीक है ना, इन टोटल जो है इसको बोलेंगे एनसीआई का हिस्सा। क्वेश्चन बहुत बार सवाल आता है, दिमाग में क्लियर होना चाहिए ना भाई, एनसीआई है क्या? अच्छा, जो मेरे अलावा है वो सारा एनसीआई है, यदि मैं कंट्रोल में हूं, मैं पावर में हूं, तो सारा एनसीआई है। ठीक है, चलिए अब आगे देखो, मेजरमेंट ऑफ एनसीआई आर एज। मेजरमेंट करने के दो तरीके हैं, मेजरमेंट में बड़ा कंफ्यूजन होता है, और दोनों के मेजरमेंट से आपके जो बैलेंस शीट का जो सब टोटल है वो भी अलग अलग आता है, इस बात का याद रखना। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी अलग आती है। बात क्लियर है? दोनों मेथड को बड़े ध्यान से देखना है, कौन सा मेथड कब लगाना है, ये बात आपको दिमाग में फिट करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए यहाँ क्या लिखा हुआ, दो मेथड है एनसीआई को कैलकुलेट करने के, एक है प्रोपोर्शनेट ऑफ नेट असेट्स मेथड है, और दूसरा फेयर वैल्यू मेथड है। पहला क्या बेटा बताओ? प्रोपोर्शनेट ऑफ नेट असेट्स, बोलो प्रोपोर्शनेट ऑफ नेट असेट्स, यानी जो नेट असेट्स निकाली है एज पर द इंडेक्स 102। मेरी बात ध्यान सुनो, मैंने क्या बोला बताओ? आपने नेट असेट्स निकाली हैं, मेजर्ड की हैं एज पर क्या बेटा बताओ? 103। और 103 क्या बोलता है? मेजर करनी है फेयर वैल्यू पर। अब मान लो असेट्स हैं आपके पास 10 लाख रुपए की आई हैं, लाइबिलिटी है 2 लाख रुपए की आई हैं, तो मुझे बताओ नेट असेट्स कितनी हो गई? 8 लाख रुपए की। तो ये 8 लाख के नेट असेट्स हैं, तो बोल रहा है प्रोपोर्शनेट ऑफ नेट असेट्स। ये मुझे बताओ, ये 100% है, क्योंकि पूरी असेट्स आती है कंट्रोल के केस में, पूरी लाइबिलिटी आती है, पूरी असेट्स उठा लिया आपने, पूरी लाइबिलिटी उठा लिया आपने, दोनों को एडलेस कर लिया, जो निकल के 8 लाख आया। इसका मतलब इसमें ए का भी हिस्सा है, बी का भी हिस्सा है। ए ने इसमें से 60% खरीद लिया है, बोलो हाँ या ना, इसने 40% है। तो मुझे बताओ, मुझे एनसीआई को मेजर करना है और प्रोपोर्शनेट बेसिस पर करना है, तो स्टैंडर्ड बोलता है देखो ये आपके नेट असेट्स हैं, 40% है, निकाल डालो 40, तो कितना हो गया बेटा बताओ? 32, 3,20,000। क्या बात क्लियर है? प्रोपोर्शनेट खुद बोल रहा है, प्रोपोर्शनेट खुद बोल रहा है कि जो नेट असेट्स आई हैं उसमें जितनी परसेंट है उसके दे दो। तो भैया एनसीआई का हिस्सा 40% था, और टोटल नेट असेट जो आ रही थी टोटल बिजनेस की तरह, बी लिमिटेड की नेट असेट्स है, जब भी नेट असेट निकाल रहे हो तो पूरी निकल के आ रही है। नहीं सर, हम तो पहले 60% करके ले आएंगे, तो प्रॉब्लम में नहीं पड़ता आपकी।
या पहले हम 40% करके लेंगे तो भी प्रॉब्लम भी नहीं है, बट आप कैलकुलेशन बहुत बार बार हो जाएगी, बार बार आप परसेंटेज निकाल रहे हो, बार बार परसेंटेज निकाल रहे हो, असेट्स पे निकाल रहे हो, प्लांट पे ये, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इससे बढ़िया है पूरे बिजनेस की नेट एसेट निकालो और प्रोपोर्शनेटली जितना भी एनसी का हिस्सा है उसको निकाल करके उसको दे दो। मेरी बात क्लियर है यहाँ तक कहानी? मेरी बात में कोई आपको कंफ्यूजन हो तो मुझे बता देना, क्योंकि कंफ्यूजन आपके दिमाग में होना नहीं चाहिए। पूरा सेशन आज पूरे बैकग्राउंड पर है, कंसेप्ट पर है, प्रैक्टिस डेफिनेटली हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं, बट कंसेप्चुअल जहां क्लियरिटी देनी है वहां पर मैं आपको एग्जांपल से इस बात को मैंने आपको समझा भी रखा है। चलिए, कैलकुलेट नेट असेट्स एट डेट ऑफ कंट्रोल, और आपको बात देखा कैलकुलेट नेट असेट, देखो मैं यहां पर ऐसे निकाला था ना 8 लाख का 40%, तो देखो यहाँ 10 लाख है, 40% एनसी 4 लाख हो गए। अब यहां पर आ जाओ, देखो फेयर वैल्यू ऑफ मेथड, फेयर वैल्यू क्या बोलता है बताओ? फेयर वैल्यू ऑफ मेथड क्या बोलता है? फेयर वैल्यू मेथड बोलता है कि जो कंसीडरेशन दिया है, ध्यान सुनना, जो आपने कंसीडरेशन दिया है वो फेयर वैल्यू को बेस पर दिया होगा ना। भाई आप सोच के देखो, सोच के देखो, यहां पूरे बिजनेस की वैल्यू थी 100 करोड़, मैंने 40% एनसीआई का हिस्सा था, 60% है इसमें से, 60% कितना हो गया बेटा? 60 करोड़ का। ये उन असेट्स की वैल्यू है जो आपके बिजनेस में दिख रही है। बोलो ना, मेरी बात ध्यान सुनना, मैं क्या कह रहा हूं? ये उसकी वैल्यू है, ये फेयर वैल्यू ऑफ आपके प्रोपोर्शनेट असेट्स की है, जो बिजनेस में क्या कर रखे बेटा? रिकॉर्डेड हैं, जो बिजनेस रिकॉर्ड हैं, जिनकी वैल्यू मेजर होकर के रिकॉर्ड की जाती है एज पर इंडेस, इंडेस के हिसाब से जो कंप्लायंसेस हैं उनके हिसाब से जो जो असेट्स आनी चाहिए उन सब की फेयर वैल्यू है। यानी मैं ऐसा कह दूं, जो बैलेंस शीट में असेट्स लायबिलिटी दिख रही है उनकी फेयर वैल्यू ये है जो तुम्हारे हिस्से की है। क्लियर है कहानी तक? अब मुझे बताओ, तो जो बिजनेस कह रहे हो कि भैया मैंने टोटल 100 करोड़ वैल्यू लगा ली बिजनेस की, मैं खरीद रहा हूं 60%, तो मेरे हिस्से का हो गया 60 करोड़, कि मैं 60 करोड़ देना चाहूंगा। यहां पर ऑनर जो बी लिमिटेड का मालिक है मना कर देगा, भैया नहीं, मैं तो आपसे 80 करोड़ मांगता हूं। तो बोलेगा भाई किस बात का मांग रहे हो? 60 करोड़ आपके बिजनेस की वैल्यू, मैंने पार्ट खरीदा है, आपके सामने वैल्यूएशन भी की है, तो भाई किस बात का आप 80 करोड़ मांग रहे हो? तो ऑनर बोलता कि मैंने ओनली फॉर और ओनली फॉर जो मेजर किए ना आपने, जो वैल्यू दे रहे हो ये उन असेट्स लायबिलिटी के बदले में दे रहे हो जो आपको दिख रही हैं। कुछ ऐसी असेट्स भी होती हैं जो दिख नहीं रही हैं, और जब दिख नहीं रही हैं या अकाउंटिंग फंडामेंटल की वजह से वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर पाए हम, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मना करते कि नहीं आप इनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, लेकिन बिजनेस के अंदर वो असेट्स एग्जिस्ट है और उसका बेनिफिट तुम्हें मिलता भी है। सर जैसे एग्जांपल बताओ, जैसे आपने टाटा नमक सुना होगा, बोलो ना, टाटा नमक की लॉयल्टी, बोलो ना, मैं टाटा नमक को किसी को बेचना चाहता हूं, टाटा की ब्रांड को बेचना चाहता हूं, तो आपको नहीं लगता टाटा के जो कस्टमर पहले से फिक्स है? अब जब आप बिजनेस खरीद रहे हो तो उसका कस्टमर भी तो जा रहा है, कस्टमर की लॉयल्टी भी तो जा रही है, आपने ब्रांड बनाया था इतने दिनों में, वो ब्रांड भी तो जा रहा है, कॉपीराइट जो आपने बनाए थे वो भी तो है। तो यानी कि कुछ ऐसी असेट्स भी होंगी जिनका आप वैल्यूएशन कर सकते हो, लेकिन उनको अकाउंटिंग फंडामेंटल की वजह से बिजनेस में लेकर के नहीं जा सकते, लेकिन उनका इनडायरेक्टली बेनिफिट बिजनेस को मिलता तो है। अब ये तो नहीं कह सकते टाटा का कस्टमर आपका अब तुम्हारे नमक की थैली नहीं खरीदेगा, बोलो, हाँ है ना? दिक्कत तो है। इसी वजह से यहां पर जो फेयर वैल्यू कंसीडरेशन है, जो फेयर वैल्यू मॉडल है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम पे कितना कर रहे हो, असेट्स लायबिलिटी नहीं। असेट्स लायबिलिटी तो वैल्यू कुछ और होती है, पेमेंट तुम कुछ और कर रहे हो, तो ये सच्चाई भी है। आप कुछ चीज सामान लेने जाते हो दुकान पर, बोलता भाई मार्केट वैल्यू 100 रुपए है, तो तुम उसे नेगोशिएट करते हो, बोलो ना, करते हो नहीं करते हो? कभी कभार वो मार्केट प्राइस ज्यादा भी मिलती है, जैसे मैं छोटा सा आपको एग्जांपल बता दूं, अभी कुंभ का मेला हुआ है, कुंभ के मेले के अंदर दातन बेची गई थी, क्या दातन कभी किसी ने खरीदते देखा है? तो मार्केट वैल्यू तो जीरो थी, लेकिन उसने बेचा, अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज था। कोई बिजनेसमैन है, जैसे मैं अभी कुछ कुछ देर में पहले मकान देख रहा था, मैं एक मकान देखने गया, उसने 1 साल पहले खरीदा था 85 लाख का, बोला भाई कितने हो? 90 लाख। तो बेच क्यों रहे हो? बोला मुझे शेयर मार्केट घाटा हो गया, तो दिक्कत यह है कि मुझे इसे बेचना है। अब मैं उसकी सिचुएशन भाप गया कि भैया ये तो फंसा हुआ है। अब जब ये फंसा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 85 अभी ज्यादा जो मांग रहा है, मैं चाहूं तो नेगोशिएट करके नीचे लेके आ सकता हूं, क्योंकि इसको बेचना है, इसकी मजबूरी है।
मेरी बात को समझ मारिए। तो आपको उन चीजों को देखना पड़ेगा। आपको दिख रहा है कि मजबूरी है, तो उस केस के अंदर डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम करेगी चीजें। क्या करेंगे बेटा? आपको प्रॉब्लम करेंगी। इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि उसकी सिचुएशन क्या है। ये आपको लगता है कि ये डिस्कस करने की कंडीशन में है, तो इसका मतलब आप उसको ज्यादा और कम दोनों दे सकते हो। इसलिए स्टैंडर्ड बोलता है कि जो आप पीसी दे रहे हो उस पीसी की फेयर लोगे। तो 6 लाख पे आप 80 लाख पे कर रहे हो, कितने के बराबर है? 40 के बराबर। तो सॉरी 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 60 के बराबर। तो 40 के बराबर कितना होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। ये आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? निकालना पड़ेगा। क्लियर है कहानी यहाँ तक? ये चीज आपको देख करके चलनी पड़ेगी। जब ये आपको चलनी पड़ेगी तो उस केस के हिसाब से आप वैल्यूएशन निकालोगे, तो यहां पर एनसीआई का कंसीड जो एनसीआई है उसकी वैल्यूएशन भी उसी फंडामेंटल के आधार पर होगी। मेरी बात क्लियर बेटा यहां तक कहानी? ठीक है, चलिए। तो ये दिखा दिया कंसिडरेशन पेड कितना है, परसेंटेज होल्डिंग ऑफ एक्वायरर यानी कितने के परसेंटेज में पे कर रहे हो, और आपका एनसीआई का कितना परसेंटेज है, मल्टीप्लाई कर लो, ये आपके सामने निकल करके आ जाएगा। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल भी दिया है। आप 6 लाख पे कर रहे हो, 6 लाख कितने के बदले में पे कर रहे हो? आप 60% बदले में, तो आपका एनसीए क्या आ गया? 40%। मैंने यहाँ पर ये मान के चलाता है जो फेयर वैल्यू आप वही पे कर रहे हो ना, वो यहाँ पर एग्जाम्पल, क्योंकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ जाए। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं कि जितने आपके नेट एसेट्स की वैल्यू बनती है आप उतना पे कर रहे हो बराबर। बेसिकली पे बराबर होना चाहिए, बट नहीं, ज्यादा और कम भी होता है। कभी कभी बिजनेस सिचुएशन खराब, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि उसको शेयर मार्केट नुकसान, उसको बेचना भी है, तो कुछ भी बेच देगा। आपने सुना होगा, अच्छा वो मोबाइल आईफोन बेच रहा है, 1 साल पहले लिया था, वो 1.5 लाख में लिया था, लेकिन अब वो 1 लाख का बेच रहा है या 70 में बेच रहा है। वो क्यों बेच रहा है? उसमें मजबूरी है। तो जब मजबूरी है तो फायदा उठाओगे। तो जब भी प्राइस डिसाइड होती है सामने वाले की, आप असेट्स लायबिलिटी का मेजरमेंट फेयर वैल्यू पे करोगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो दे रहे हैं उसको भी तो ध्यान में रखोगे ना आप लोग। ठीक है ना? वहां दिक्कत नहीं है, वहां पर जो वैल्यू है वही दिखाओगे बैलेंस शीट में, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो नेगोशिएबल प्राइस है ऊपर नीचे जो हो रहा है, उसका वैल्यूएशन भी आपको डालना पड़ेगा। या तो नुकसान होगा या फिर फायदा होगा। फायदा हुआ है तो कहां जाएगा, नुकसान हो कहां जाएगा, उसकी बाद में बात करेंगे। मेरी बात क्लियर है? तो कैलकुलेशन कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट होगा? जो भी पे कर रहे हो इक्विटी शेयर होल्डर, जो भी तुम पे कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, जो भी तुम पे कर रहे हो सारा सारा इक्विटी शेयर का पार्ट, सॉरी सारा सारा कंसिडरेशन का पार्ट बनेगा। पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर भैया, जो आप इक्विटी शेयर होल्डर को जो भी पे कर रहे हो, वो सारा की सारा आपका कंसिडरेशन का क्या बनने वाला है? हिस्सा बनने वाला है। मेरी बात क्लियर है कहानी यहां तक? ये आपको दिमाग में समझना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आप पे कर रहे हो सारा सारा क्या माना जाएगा बेटा? आपका इक्विटी शेयर होल्डर का पार्ट माना जाएगा, कंसिडरेशन का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर दे रहे हो, प्रेफरेंस शेयर दे रहे हो, डिवेंचर दे रहे हो, अज्यूम लायबिलिटी दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। जो भी पे कर रहे हो इक्विटी शेयर होल्डर को ना, या कंटीजेंट लायबिलिटी भी आती है। कंटीजेंट का मतलब है कुछ पेमेंट अब कर रहे हो, कुछ फ्यूचर में कर रहे हो। फ्यूचर में कंडीशन के आधार पर भी कर रहे हो। दो चीज आती है, एक तो डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड का मतलब है मैं किस्तों में पेमेंट कर रहा हूँ। ये बात क्लियर है? एक होता है कंटीजेंट कंसिडरेशन। कंटीजेंट का मतलब होता है वो आगे फ्यूचर में डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। यदि ऐसा हो गया तो मैं आपको इतना और पे करूंगा, जिसको परसेंटेज रेवेन्यू बोल सकते हो, परसेंटेज ऑफ एग्रीगेशन भी बोल सकते हो। वो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज हो सकती है। पर कंटीजेंट मतलब जो फ्यूचर की कंडीशन डिपेंड करता है, ऐसा हो गया तो दूंगा, तो प्रेजेंट वैल्यू पर आएगा। डेफर्ड करोगे तो भी प्रेजेंट वैल्यू पर आएगा कि भैया मैं किस्तों में पेमेंट करूंगा, तो किस्तों में जो पेमेंट 1 साल बाद करोगे, 2 साल बाद करोगे, तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू अलग होगी, तो उसको प्रेजेंट वैल्यू पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो वो आपके लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, एक दो क्वेश्चन आएंगे तो हम बात करेंगे। जैसे लिखा हुआ देखो, बट कंसिडर पे आपको हमेशा फेयर वैल्यू करना, देखो फेयर वैल्यू पर ही करना है। जहां ना देखो फेयर वैल्यू, अब कैश की कोई फेयर वैल्यू होगी नहीं ना। ये ये कंसिडरेशन है, ये आपके साथ कैलकुलेशन दिखी हुई है। यानी कि आप शेयर दे रहे हो तो फेयर वैल्यू, लायबिलिटी दे रहे हो तो फेयर वैल्यू, कोई असेट दे रहे हो तो फेयर वैल्यू। सर लायबिलिटी दे रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ? डिबेंचर इशू कर रहे हो भैया। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? आप डिबेंचर इशू कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैश दे रहे हो, कोई बोनस दे रहे हो आपके लिए, प्रेजेंट वैल्यू डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड जो पेमेंट उसको प्रेजेंट वैल्यू लोगे, कंटीजेंट की प्रेजेंट वैल्यू लोगे, बट वो प्रोबेबिलिटी के आधार पर आएगा। मैंने बोला भैया 2 साल बाद आपके बिजनेस की वजह से मेरी इतनी ग्रोथ होती है तो आपको 5% और दूंगा। कब? 2 साल के अंदर। अब 2 साल में वो कब कंडीशन फुलफिल होगी? और मान लो पहले साल है, तो जब पहले साल कंसिडरेशन उस कंटीजेंट का ले रहा हूं, तो ये देखूंगा इसकी होने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है। तो आपको प्रोबेबिलिटी के आधार पर देखना पड़ेगा। सर प्रोबेबिलिटी कैसे डिसाइड होगी? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का ट्रेंड क्या रहा है, वो ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करता है, ट्रेंड के ऊपर है तो चीजें थोड़ी आपके लिए चलेंगी।
चलिए, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और बार्गेन परचेज बहुत सिंपल है। मैंने अभी आपको बताया था छोटा सा एग्जांपल दे करके। मैंने बोला सामने वाले बिजनेस की वैल्यू 100 करोड़ है और आपने 60% लिया है, तो मुझे बताओ आपका नेट असेट्स पर कितना हिस्सा है? सर 60 करोड़ का। लेकिन आप पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो ए और बी। ए का मतलब है आप दे रहे हो 80 करोड़ और आप दे रहे हो 50 करोड़। इसका मतलब आपने ज्यादा पे कर दिया एक्सेस पे, बोलो ना। इसका मतलब क्या, आपने अंडर पे किया है, बोलो ना। अंडर पे किया। कम कब पे करोगे, बोलो ना। कम जब पे करोगे सामने वाले बिजनेस की हालत खस्ता है या उसकी सिचुएशन मजबूरी फंसी पड़ी है, तो ये आपको बेनिफिट हो गया, बोलो ना। ये आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कितने का बताओ? 10 करोड़ का। बोलो ना, लॉजिक समझो मेरी बात को। आपने बिजनेस खरीदा है, उसकी 100 करोड़ वैल्यू है, 60% खरीद रहे हो, तो आपके पास जो कंसिडरेशन बनता है वो कंसिडरेशन इतना बनता है 60 करोड़ का। लेकिन सामने वाले की सिचुएशन देखोगे फिर पैसा दोगे इसके लिए, बोलो ना। बिजनेस की वैल्यू कितनी भी हो फर्क नहीं पड़ता, तुम कितना दे रहे हो मैटर करता है। आपने 50 करोड़ पे कर दिया, वो लेने को तैयार भी हो गया, इसका मतलब आपको सामान कितने का आ रहा है? 60 करोड़ का। आपको पे कितना करना पड़ा है? 50 करोड़ का। इसका मतलब ये हुआ कि आपने आपने क्या किया बताओ? आपने क्या किया बताओ? 10 करोड़ का फायदा कमा लिया, तो प्रॉफिट हो गया, बोलो या ना बोलो। ये बता क्यों हुआ है? ड्यू टू बिजनेस एक्विजिशन। क्या बोलो? ड्यू टू बिजनेस एक्विजिशन प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो रिजर्व में जाना चाहिए, तो यहां पर स्टैंडर्ड बोलता कहां ले जाओ, कहां ले जाओ? कैपिटल रिजर्व में। ये पहले एएस के हिसाब से था, इसी को बोला जाता है गेन ऑन बार्गेन परचेज। गेन ऑन बार्गेन परचेज। आपने प्रॉफिट कमा लिया बार्गेनिंग करके, और बार्गेनिंग कब होती है? जब सामने वाली सिचुएशन खराब होती है। मेरी बात क्लियर है? यहां तक क्लियरिटी होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? यहां तक कहानी मुझे बताओ। आपके 60 करोड़ की वैल्यू है, 50 दे दिया आपने, भैया बार्गेनिंग कर लिया आपने, बार्गेनिंग कर ली, फायदा हो गया। फायदा हो गया तो क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व में डालेंगे, क्योंकि कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है ये। लेकिन यहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर इनको गेन ऑन बार्गेन परचेज बोला जाता है। क्लियर है? क्यों बोला जाता है? इसकी थ्योरी मैंने आपको शायद इस सेशन में नहीं दे पाऊंगा, लेकिन पिछले में आप प्रीवियस जाके लेक्चर देखना आप लोग। मैंने जब पिछला बैच लिया था उस केस के अंदर उसको डिस्कस किया था, तो वहां पर इसका आपको डेफिनेटली लॉजिक और इसकी थीम पूरी मिलेगी आपको। चलिए, दूसरा केस देखो। आपके बिजनेस की वैल्यू खरीदी है, वो 60 करोड़ की खरीदी है, आपको 80 लाख पे करना पड़ेगा। आपकी बार्गेनिंग कमजोर पड़ गई, सामने वाली पार्टी मजबूत हो गई। वो मजबूत कब होगा? जब उसको वीक पॉइंट नहीं दिख रहा है, उसे लगा कोई दिक्कत न, मत खरीद, दूसरा खरीदेगा। तो बोला मुझे लेना है, वो पकड़ा, खत्म करा मैटर को। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसकी बार्गेनिंग पावर तब मजबूत होगी सामने वाली पार्टी की, जब उसके पास कुछ बहुत कुछ है, यानी उसके पास कुछ लॉयल्टी है, उसकी वैल्यूएशन है, कस्टमर ज्यादा है उसके पास, यानी कि उसके पास क्लाइंट, उसके पास क्या आ रहा है? वायर से ज्यादा आ रहे हैं, तो उस केस के अंदर उसकी बार्गेनिंग पावर क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। उसके ज्यादा देना पड़ेगा तो नुकसान हो गया। अब नुकसान हो गया तो मुझे बताओ, आपने ज्यादा दे दिया, असेट्स कमाई है, तो उस केस के अंदर ये मान के चलोगे ये उनके बदले में ज्यादा पे किया है जो अनआइडेंटिफाई है, अनरिकॉर्डेड है, जिनका बेनिफिट मिलेगा, जैसे ब्रांड, जैसे कस्टमर की लॉयल्टी, बोलो ना, जैसे उनकी खुद की पर्सनल लोकेशन की वैल्यू, बोलो। अलग अलग तरह की चीजें हो सकती है। बोलो हाँ इसका बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, और देते हैं। मैंने मकान खरीदा है, मैंने दिया है ज्यादा पेमेंट, मैंने पेमेंट मार्केट वैल्यू ज्यादा देना पड़ा, क्योंकि वो लोकेशन की वैल्यू, की लोकेशन कहाँ है? मेंटोक रोड पर हुआ, तो वहां पर आपको वैल्यू ज्यादा देनी पड़ेगी। तो उस केस के अंदर लोकेशन भी देखोगे ना आप लोग, लोकेशन देखोगे, सोसाइटी देखो, तब जाकर पेमेंट करोगे। मैंने ऐसे भी देखे मकान बहुत सस्ते मिल रहे थे मुझे, मतलब 40 लाख तक बढ़िया मकान मिल रहा था, लेकिन जो वहां की लोकेलिटी थी, जो वहां का जो वहां की जो लोगों का जो कहते हैं सोसाइटी थी, बहुत बेकार थी। वही चीज उनसे कम स्पेस में कम बना हुआ मकान मुझे वहीं पर 50 65 लाख का पड़ गया, क्योंकि लोकेशन अच्छी है, सोसाइटी अच्छी है। तो यानी कि मैटर करती बहुत सारी बातें हैं। अब क्या लोकेशन की वैल्यू बैलेंस शीट हो जाएगी, नहीं जाएगी? तो ज्यादा पे करना पड़ेगा। इसलिए यहां पर मैंने बोला ठीक है ज्यादा पे किया है, तो मैं क्या करूंगा, सारे के सारे जो अनआइडेंटिफाई असेट्स हैं, जो एक कहे तो ये जो मुझे पता ही नहीं किसका दे रहा हूं, तो मैं उसको मालूम गुडविल, बोलो। यानी एक मतलब है कंसीडरेशन ज्यादा पे कर रहे हो तो आप उनका बदला मानोगे गुडविल। क्या मानोगे? आप मानोगे इंटेंजिबल असेट, दिख नहीं रही है लेकिन बेनिफिट मिल रहा है, जैसे कस्टमर लॉयल्टी है, लोकेशन है, सोसाइटी है। नहीं दिखा मुझे बेनिफिट, दिख रहा है, लेकिन बेनिफिट तो मिलेगा। कल बच्चे पढ़ेंगे, अच्छी सोसाइटी में रहेंगे, अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे, ठीक है, और उनके साथ बीच में एक अच्छा कल्चर बनेगा, तो उस केस के अंदर उसकी वैल्यूएशन बैलेंस शीट नहीं जाती है, लेकिन पेमेंट तो आप करना पड़ेगा। तो उस केस के अंदर जितनी भी है कंसीडरेशन से ज्यादा पे किया है दैट इज गुडविल, और कम पे किया है तो बार्गेन परचेज के ऊपर जाएगा। यही बात मैंने लिखी, देखो
इसको स्टेप बाय स्टेप लिख दिया मैंने। कैलकुलेशन फेयर वैल्यू, पहले फेयर वैल्यू निकालोगे 100% है, फिर कंसिडरेशन ऑफ कैलकुलेशन कंसिडरेशन, कितना कंसिडरेशन दे रहे हो वो लोगे, और कैलकुलेट एन ए फॉर 100% ऑफ होल्डिंग, जितनी परसेंट ली, जैसे आपने 60% लिया है तो 100 करोड़ था, तो 60% कितना हो गया बताओ, कितना हो गया, 60 करोड़ का हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया आपके सामने। अब यहाँ पर बताओ क्या एन ए है, कंपेयर विद कंसिडरेशन। और कंपेयर कंसिडरेशन करना, ज्यादा पे किया है या कम पे किया है, ज्यादा पे किया है गुडविल, कम पे किया है तो आपका गेन ऑन बार्गेन परचेज। मेरी बात क्लियर है यहाँ तक कहानी, यहाँ तक हो तो मुझे बताओ फटाफट से, किसी को दिक्कत हो तो, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो फटाफट से मुझे बता दो। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो मुझे बता दो फटाफट से बच्चा। मैंने चीज को लॉजिकल भी समझाया है, और आपके लिए नोट डाउन के लिए जो आपको नोट्स चाहिए, जिस तरह की फ्रेमिंग चाहिए, ये आपको चाहिए। मैं सीधे कट टू कट बात कर रहा हूँ, पूरा फास्ट ट्रैक है, पूरा कट टू कट बात कर रहा हूँ। वो चीज फास्ट ट्रैक नहीं कहूंगा मैं इसको, बेसिकली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट की बात करूंगा ना। फास्ट ट्रैक का मतलब वो 50-60 घंटे का लेक्चर जाएगा एटलीस्ट, ये उम्मीद है 30 घंटे में खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, अब ये 27 का ट्रीटमेंट है, मैं 27 को ओनली फॉर इतना ही पढ़ाऊंगा जिसमें इसमें लोड हो रखा है। ठीक है ना। 27 में इससे चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि एग्जाम के पर्पज से ये आपके लिए इतना नहीं आता, बट इंपॉर्टेंट होता है कि भैया आपको जब कंसोलिडेट बनाना है, जब किसी इंडस्ट्री में बात करोगे तो वहां पर आपको बात करनी पड़ेगी। ठीक है, या कॉस्ट मॉडल है, फेयरवेल मॉडल है, इसकी चर्चा बेसिकली मैं कल यहाँ से करूंगा। ठीक है, कल मैं यहाँ से चर्चा करूंगा, कुछ मैं आपके लिए एग्जाम्पल्स है, इन चीजों को समझाऊंगा, और देन उसके बाद फिर हम आएंगे फंडामेंटल आपके एग्जाम पेपर की तरफ, कि भैया आपके एग्जाम पेपर में 103 से रिलेटेड कितने कितने क्वेश्चन दिए। तो कल हम 27 इंडेक्स की जो चर्चा है उसको हम यहाँ से कल आगे बढ़ाएंगे, और यहीं से फिर हम थोड़ा प्रैक्टिकल आपके स्टार्ट कर देंगे। और आई होप, उम्मीद करते हैं कि ये 8 से 10 घंटे के अंदर 103 आपका खत्म हो जाएगा, 8 से 10 घंटे के अंदर। ठीक है ना, ये देख लो, मैं आपके 8 से 10 घंटे ओनली फॉर 103 में दे रहा हूँ, मैं टोटल मिला करके 15 घंटे का सेशन लूंगा, जो आपका 110 और 103 कवर होने वाला है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ चीज क्लियरिटी के साथ समझ में आ रही होगी। यदि कोई डाउट है तो आपको बेझिझक, आपके पास टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप नंबर है, डेफिनेटली आप मुझे दे सकते हो क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडेस 103, जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड इमीडिएटली। ऐसा मत करना, इकट्ठे मत करना बेटा ना, 103 खत्म हो गया फिर आप 15 दिन बाद पूछ रहे हो, उसको इमीडिएटली रिजॉल्व करते हो जाना, जिससे चीजें क्या है और ज्यादा बेहतर आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है।